हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ पर होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे अर्थ इकोसिस्टम के लिए। एंड आई होप आफ्टर नोइंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म दैन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अकेडमी, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। It is the base of the several aquatic food webs. In a balanced ecosystem, they provide food for a wide range of sea creature. Basically ये एक बेस का काम करते हैं। जैसे हमारे लैंड इकोसिस्टम पर जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो CO2 को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जो लैंड इकोसिस्टम पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट्स पर, ग्रासेस पर, हर्ब, श्रब्स पर डिपेंड होते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जहाँ पे एक्वेटिक फिशेस, छोटे छोटे क्रैब्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। तो उनका बेस फाइटोप्लैंक्टन होता है। जो मरीन इकोसिस्टम है बेसिकली उसमें जो मेन प्रोड्यूसर्स होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम दे प्रोवाइड फूड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सी क्रिएचर्स। ओके, देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन से। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं UPPCS 2005 में, देन 2011, 12 एंड अगेन 12। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी। ये माइक्रोस्कोपिक है, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सिर्फ ओशंस के ऊपर हमें ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म को पूरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो नेकेड आइज होती हैं उनसे नहीं दिख सकते। इनको हम माइक्रो एल्गी भी कहते हैं। ये बिल्कुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की तरह होते हैं। क्लोरोफिल्स इनमें होता है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बायंट होते हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ओशन की अपर सरफेस पर फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फर, ताकि वो फूड बना सकें, ग्लूकोज बना सकते हैं। उसी तरीके से ये भी फूड फॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग, दे लिव इन फ्रेश एज वेल एज इन मरीन वाटर एंड दे आर द मोस्टली सिंगल सेल प्लांट्स। ज़्यादातर सिंगल सेल होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो भी होते हैं। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं। ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जाम्पल है। एंड प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, इसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स आते हैं। तो ये भी आपका फाइटोप्लैंक्टन्स का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑक्सीजन। जो हमारे अर्थ पे बड़े बड़े प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कंपैरिजन में ये मोर देन 60% ऑक्सीजन बनाते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर देखें तो ये ओशन है। ओके, ये ब्लैक साइड जो है ये एफोटिक जोन है। ओशन में 3 जोन्स होते हैं। फर्स्ट जोन होता है यूफोटिक, जहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस पूरी अच्छी तरीके से सनलाइट आती है। एंड सेकेंड होता है आपका डिस्फोटिक, जहाँ पे मीडियम सनलाइट आती है। एंड थर्ड होता है एफोटिक। एफोटिक ब्लैक जोन होता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती। बेसिकली इसी जोन में आपको टाइटेनिक का मलबा भी मिलेगा। ओके, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये अपर पार्ट्स में यूफोटिक जोन में रहते हैं। यहाँ अगर आप देखें सनलाइट की प्रेजेंस में ये फाइटोप्लैंक्टन्स विद CO2 को यूटिलाइज करते हुए ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। फिर इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जो प्रेइंग ऑर्गेनिज्म है लाइक क्रैब्स एंड स्मॉल फिशेस ये फीड करती हैं, उसके ऊपर बड़े ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। तो इस तरीके से जो फूड साइकिल होती है वो एक्वेटिक लाइफ में, ओशियंस में वो मूव होती है। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पर होते हैं? कोस्ट लाइन्स पर होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स में, इक्वेटर्स में। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा अर्थ है उसके जो इक्वेटर से हाई लेटीट्यूड्स होते हैं वहाँ पर इनकी वो ज़्यादा मिलती है। एंड जब जो टाइड्स बनती हैं जो अपवेलिंग्स के थ्रू, वहाँ पे भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें 2 मेन क्लासेस होती हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। अभी जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये 2 ग्रुप्स के अंदर आते हैं। बेसिकली हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा एंड प्रोटिस्टा के अंदर ये आते हैं। मोनरा में जो ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आपको बताया, एंड प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो उसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास अपना फ्लेजेला होता है और ये मूव कर सकते हैं फ्लेजेला की हेल्प से, यहाँ पे देखिए। लेकिन जो डायटम्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फ्लेजेला उनमें भी होता है, लेकिन वो उस पर रिलाई नहीं करते और ये वाटर करंट के थ्रू मूव करते हैं। इनके अंदर एक सिलिका की शेल होती है, SiO2 सिलिकेट्स की शेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया, एज आई टोल्ड यू, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड नेचुरली फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ
फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द लाइट। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं एज द बिग प्लैनेट्स ऑन अर्थ। ओके, यहाँ पे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। 5 किंगडम्स होते हैं हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमेलिया। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आपको मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के अंदर मिलेंगे, ठीक है। मोनेरा के अंदर हमने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोटिस्टा ग्रुप है जिसके अंदर क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स आते हैं। तो क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं जो कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, देन डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसाइज, ये सब फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, बट सम गेट एडिशनल एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। जैसा हमें पता है कि हमारे जो लैंड सरफेस पर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं लाइक द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए, जिनके ऊपर काइटिन्स की लेयर्स होती है, नाइट्रोजनस लेयर्स, तो वो उन पर भी फीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर प्लांट्स हुआ, नेपेंथीस, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको ओशियन लाइफ में भी देखने को मिलेंगे जो एक्वेटिक लाइफ है। तो वहाँ पे भी कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करके फूड तो प्रोसेस करते हैं लेकिन अपनी एडिशनल एनर्जी किसी और पे कंज्यूम करके भी करते हैं। इनका जो टोटल बायोमास होता है दैट इज़ मच मच ग्रेटर देन द टोटल बायोमास ऑन द लैंड। जो लैंड पर बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे कि आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स अगर आप ले लें उन पे सारे प्लांट, सारी ग्रासेस, सारे हर्ब, श्रब, सब का मिला के जो बायोमास बनता है वो बहुत बहुत कम होता है फाइटोप्लैंक्टन से। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये इतना ज़्यादा बायोमास बनाते हैं, दे आर लाइक द पास्चर ग्राउंड फॉर द एक्वेटिक लाइफ। जैसे हमारे अर्थ पर हम जो लैंड इकोसिस्टम है वहाँ पर जो ग्राउंड्स होता है, ग्रासेस होती हैं, वहाँ पे कैटल्स फीड करते हैं तो हम उसको पास्चर ग्राउंड कहते हैं। इसी तरीके से जो ज़ू प्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस होती हैं ओशियन लाइफ के अंदर, उनके लिए पास्चर ग्राउंड का काम करते हैं क्योंकि वो उन पर फीड करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2005 यूपीपीएससी का, इन द मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सीवीड्स, मरीन एंजियोस्पर्म, एक्वेटिक बायोफाइट्स। ये चारों के चारों फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद से बनाते हैं, चारों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर की, तो मेन में आपका एग्जाम्पल आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट, human activities in the recent past caused increased concentration of the carbon dioxide in the atmosphere, but a lot does not remain in the lower atmosphere. Human activities की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, लेकिन जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ वो लोअर एटमॉस्फेयर में उसकी प्रेजेंस कम है। तो इसका क्या रीज़न है? इट एस्केप्स इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। क्या ये आउटर एटमॉस्फेयर में चली गई है? अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हमें फिर क्लाइमेट चेंज का जो एक्शन हम ले रहे हैं उसको रोकने का, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। सेकेंड स्टेटमेंट, द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशन। ये स्टेटमेंट सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये CO2 को यूटिलाइज करके O2 को रिलीज़ करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो वो जो CO2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बन रही है वो बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है थ्रू द फाइटोप्लैंक्टन्स। स्टेटमेंट थर्ड, द ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप। ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो पोलर आइस कैप्स हैं अगर वहाँ पे एयर की ट्रैपिंग हो जाएगी तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट पे ज़्यादा काम करने की। सो बेसिकली आपका आंसर होगा ओनली 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज़ कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड फॉर सम रीज़न। अगर सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स किसी वजह से ख़त्म हो जाएं तो किस पे फ़र्क पड़ेगा? द ओशियन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये सही है क्योंकि हमारे ओशंस में जब CO2 का फाइटोप्लैंक्टन CO2 को ले रहे हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, कार्बन सिंक। द फूड चेन इन द इकोसिस्टम दैट विल ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर वो ड्रास्टिकली डिक्रीज। ये इसका कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वाटर की डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली इसका स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Then, the acidification of the sea water would adversely affect the growth of the survival of the calcareous phytoplanktons and the survival of the coral reefs, survival of the some animals that have phytoplankton larva. यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे हम जानते हैं कि हमारे ओशन का जो pH है अगर उसमें CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, CO2 से कौन सा एसिड बनता है? HCO3।
ओके, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। हम जानते हैं नॉर्मली जो हमारी रेन होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिड दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन है, वो मॉइस्चर से वाटर से रिएक्ट करके HCO3 बनाती है कार्बोनिक एसिड, तो उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल रेन होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है, बट कुछ एसिड्स की वजह से एसिड रेन होने लगती है। अगर यही सेम एसिड ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी ओशियन के अंदर तो उससे एसिडिफिकेशन हो जाएगा सी का, और वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, कोरल लीव्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फाइटोप्लैंक्टन का लार्वा होता है। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चंस, इट वाज आस्क्ड इन द IAS 2012, द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमिना इज कॉज्ड ऑफ कंसर्न? The first statement, the growth and survival of the calcareous phytoplankton would be adversely affected. अभी हमने पढ़ा, then the growth and survival of the coral leaf, ये भी affect होगी. The survival of the some animal that have phytoplankton larva, it will be adversely affected, it is also correct. The cloud seeding and formation of cloud would be adversely affected. इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या नहीं है, क्या हो रहा है, जो क्लाउड्स बनने हैं वार्मिंग की वजह से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 and 2 3 ये आपका स्टेटमेंट, सॉरी ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब इनको देखते हैं कि इनको फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं इनकी ग्रोथ को। फर्स्ट इज़ द सनलाइट। हम जानते हैं कि सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इनकी फोटोसिंथेसिस होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ज़्यादा सनलाइट होने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ेगी। बट एक ऑप्टिमम लेवल आता है जहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, हर चीज़ का एक ऑप्टिमम लेवल आता है। तो सनलाइट बेसिकली एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है इसकी ग्रोथ को। नेक्स्ट है सेलिनिटी। सेलिनिटी बढ़ने से, क्योंकि सेलिनिटी भी एक फैक्टर है, तो सेलिनिटी के बढ़ने से क्या होता है, ओशियंस का जो वाटर है वो डेंस हो जाएगा, उसमें जो करंट्स हैं, जो वार्म एंड कोल्ड करंट्स आपस में आके मिलते हैं, अपवेलिंग की वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो नहीं हो पाएगी। तो सेलिनिटी भी एक आंसर फैक्टर है। देन पीएच, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच अगर बढ़ जाती है, एसिडिफिकेशन हो जाता है, तो इनकी ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। देन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट, उनकी प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, इनकी अब ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। देन वाटर करंट। वाटर करंट क्या होते हैं, जैसे कि एक कोल्ड करंट आके मिलता है विद द वार्म करंट, सो उस अपवेलिंग सिचुएशन में जो वो करंट्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे से ओशन की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं। ओशन की सरफेस पर न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं, ये अगर ओशन है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो मतलब लाइव है वो डेड भी होते हैं, उनके डेड होने के बाद, डीके होने के बाद वो ओशन की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ओशन की जो सरफेस होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच अमाउंट में मिलेंगे, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, जो भी उनके अंदर होता है, ये सारा का सारा अपवेलिंग के थ्रू, करंट्स के थ्रू ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वार्म करंट गया, उधर से कोल्ड करंट आया, तो ये जो अपवेलिंग वाला एरियाज़ है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली इन्हीं एरियाज़ में फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं, जो अभी हम देखेंगे। ओके, ये यहाँ पे आप देखिए जापान में का एग्जाम्पल मैंने उठाया है। यहाँ पे आपको वार्म करंट, ये कोल्ड करंट है, ओयाशियो करंट, एंड यहाँ पे वार्म करंट, ये कुरोशियो करंट। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये फिशिंग ग्राउंड एरिया है, बहुत फेमस फिशिंग ग्राउंड एरिया है। तो यहाँ पर इन दोनों के मिलने से अपवेलिंग हो रही है, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ रही है। फिशिंग ग्राउंड क्यों है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ेगी तो स्मॉल स्मॉल फिशेस उन पर फीड करेंगी, उन पर बड़ी फिशेस फीड करेंगी। तो बेसिकली जब फिशेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये हमारे लिए कमर्शियल एक्टिविटी होगी, इसीलिए हम इसको फिशिंग ग्राउंड मानते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड है। ये हेरिंग है, हेरिंग फिश यहाँ पे मिलती है यूरोप के पास में, रेड फिश, देन स्किप जैक टूना, ब्लू जार फिश, ये सारी फिशिंग ग्राउंड्स यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे वर्ड्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? डायटम्स हमने पढ़ा, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, अपना खाना खुद से बनाता है। इसके ऊपर क्रस्टेशियंस फीड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्रैब्स इसके ऊपर फीड करता है, वो क्रस्टेशियंस में आता है। देन हेरिंग फिश है, अभी हमने देखा फिशिंग ग्राउंड में,
तो ये चेन होगी, पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आता है, उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो फीड करता है, देन उसके बाद अगेन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर आप देखें क्रस्टेशियन, डायटम्स, हेरिंग्स, तो डायटम्स तो बीच में आ ही नहीं सकता क्योंकि डायटम्स खुद से अपना फूड बना रहा है, ये फाइटोप्लैंक्टन है, इसका फर्स्ट आना ज़रूरी है। अगर डायटम्स पहले आ रहा है तो उसके बाद हेरिंग फिश, अगर ठीक है डायटम्स पर अगर हेरिंग फिश ने फीड किया तो उसके ऊपर क्रस्टेशियन फीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका IAS 2014 में पूछा गया है। ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज ऑल अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन्स।